तो देखो साहब, अभी तक के ने हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार मैं समराइज कर देता हूँ जल्दी से। फर्स्ट डे जिस दिन हम सेल बायो स्टार्ट किए थे, हम आपको उस दिन सेल के बारे में पहले इंट्रोडक्शन बताए थे, और उस इंट्रोडक्शन का हमने क्या नाम दिया था, सेल हिस्ट्री। और सेल हिस्ट्री में कुल मिला के हमने यही सीखा था कि फर्स्ट डेड सेल पहली बार डिस्कवर किया गया था, रॉबर्ट हुक साहब ने खोजा था, बाद में ल्यूवेनहॉक ने पहला लिविंग सेल खोजा, फाइनली हमने इसमें सेल थ्योरी भी देखा। ये था हमारा एक पोर्शन जहां पे हमने सेल हिस्ट्री पढ़ा। फिर दूसरा पोर्शन आ गया था हमारा सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप में पहले हमने सेल वॉल पढ़ा, सेल वॉल का अलग अलग ऑर्गेन में कंपोजिशन भी देखा, सेल वॉल का फीचर भी देखा, सेल वॉल का फंक्शन भी देखा, सेल वॉल का फॉर्मेशन भी देखा प्लांट सेल के अंदर। फिर सेल वॉल कैसे कनेक्शंस बनाते हैं एक सेल दूसरे सेल के साथ प्लांट सेल के अंदर, हमने वो भी सीखा। फिर तीसरा हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ना स्टार्ट किया, और सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात की, उसी में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया। पहले रॉबर्टसन कन्वर्ट मेम्ब्रेन हिट हुआ, फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी 1972 में आ गया, और ये फाइनली सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को एक्सप्लेन भी कर दिया। फिर हम सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी के वजह से 5 फंक्शन पढ़ लिए, और उस 5 फंक्शन को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। फिर हम उसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट भी देख लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया। यहां जाके हमारा सेल का एक हिस्सा समाप्त होता है। अब ये बताओ, कितने लोग होमवर्क पर कल जो मिला था एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं? सच सच बोलना, झूठ कोई मत बोलना। नहीं पढ़े हो स्वीकार कर लेना, नहीं पढ़े हैं। झूठ मत बोल देना कि पढ़ के आ गए। चलो हाथ खड़ा कीजिए, कौन कौन पढ़ के आए हैं? अतीक, हर्ष, इरहान क्यों नहीं पढ़ा एनसीईआरटी जी? इरहान, इरहान अगर सुन पा रहे हो तो माइक ऑन करो। नहीं है मीटिंग में। इरहान मीटिंग में, ये रहा ना? क्या है इरहान? ये तो रहा इरहान, तो दिख ही रहा है मीटिंग में। यहाँ नहीं दिख रहा था इसलिए। शिवानंद क्यों नहीं पढ़ा जी? सर 131 से 132 तक पढ़े सर, उसके बाद सर सो नहीं गए? ठीक बन रहा था सर। क्या बन रहा था? ठीक नहीं बन पा रहा था सर पढ़ने में PDF। नहीं समझे क्या बोल रहा है, ठीक नहीं बन पा रहा था? यस सर, नहीं पढ़ने में हो रहा बन रहा था। अच्छा, समझ नहीं आ रहा था? खुल के बताओगे पहले, तब तो क्या हो रहा था? सर वो बोल रहा है रीडेबल नहीं था PDF। अच्छा, यस पीडीएफ खुल नहीं रहा था? खुला सर, जैसे 131 से 132 पढ़े ना सर, उसमें थोड़ा ज्यादा था ना, तो इस वजह से उसको दिमाग में उतना सर ठीक नहीं बन पा रहा था, तो इस वजह से। ये नहीं बोल रहा है कि पीडीएफ नहीं खुला, ये बोल रहा है कि बहुत ज्यादा मिल गया था इसलिए पढ़ नहीं पाए, ये बोल रहा है क्या? नो सर, जैसे 136 वाला जो पेज दिए थे ना सर, उसमें कम टॉपिक था, तो सर एक बार में ही हो जा रहा था। स्क्रॉल करने पे ना सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था सर, मतलब दिमाग से उतर जाता था टॉपिक एक बार में, जैसे नीचे रिलेट करता है ना सर वाला सेंटेंस। तो उसका उपाय एनसीईआरटी खरीदो। एनसीईआरटी अभी तक क्यों नहीं खरीदो? जब नीट का तैयारी स्टार्ट कर दी तो बिना एनसीईआरटी का नीट का तैयारी थोड़ी होता है। ये बात आज यस बोले? सर। आज क्लास स्टार्ट हुआ, आई थिंक कि कितना तारीख को क्लास स्टार्ट हुआ है जी? एक सप्ताह हो गया होगा, एक सप्ताह से अधिक ही हो गया होगा। ईरान आया जी? ईरान आया नहीं अभी तक? लड़का जो है ना, दिन भर कंप्यूटर में गेम खेलेगा, लेकिन क्लास के वक्त ही इसको नेटवर्क नहीं रहता है। अभिषेक क्यों नहीं पढ़ा एनसीईआरटी? सर 1 पेज पढ़े मात्र, उसके बहुत बाद अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया। समझ में भी नहीं आएगा। डेली वाइज होमवर्क नहीं करोगे ना, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। समझ में नहीं आया ऐसा तुम क्लास, हाँ गुड मॉर्निंग, क्या हुआ उसको, क्लास नहीं कर रहा है?
ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक ठीक है ठीक। अभिषेक कहाँ गया जी? यस सर। हाँ क्या बोले थे तुम? सर पेज नंबर सर 136 पढ़े थे पहले सर, तुम उसके ये बाद बोलो ना, पहले तुम ये बोलो ना, वीडियो 2 दिन का तुम जो क्लास छोड़े हो वीडियो पढ़े हो? यस सर। वीडियो पढ़े और एनसीईआरटी समझ में नहीं आया? सर वीडियो सर 5 वीडियो कंप्लीट हो गया सर, लास्ट वाला वीडियो थोड़ा सा तेजी से देखे थे। बस उ- बस बस यही इसीलिए। यहीं पे मिस्टेक है। आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ है रमन सर पढ़ा दिए और बच्चों को समझ में नहीं आया। आज दिन तक ऐसा हुआ नहीं है। हिस्ट्री उठा लेना, जहां पे भी हमने पढ़ा है ना, गोबर छाप को हमने हीरा बना दिया है। लेकिन ना अगर गोबर में इच्छा होगी हीरा बनने की ना, तभी बनेगा वो हीरा। अदरवाइज मेरे पास हीरा आके भी गोबर बनता है। अगर हीरे को गुमान हो जाए कि हम बहुत जानते हैं, तो वो मेरे पास आके गोबर बन जाता है, उसका सारा गुमान झाड़ देते हैं हम। मेरे पास वही बच्चा टिक सकता है जो पढ़ाई करने वाला हो, सिंसियर हो। अरे बहानेबाज बच्चे मेरे पास ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। अब मुझे किसी चीज का लोभ नहीं है, सबको बता दे रहा हूं मैं ये बात। मुझे किसी चीज का लोभ नहीं है, किसी चीज का मोह नहीं है। नहीं मिलेगा ना स्टूडेंट, सब्जी बेच लेंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे। लेकिन पढ़ाएंगे ना तो तबीयत से पढ़ाएंगे। सबको बोल दे रहे हैं बात। हमें मोह नहीं है कि हमें स्टूडेंट जमा करना है। आए हो तो पढ़ लो। लास्ट का वीडियो भगा के देख लिए, इसलिए एनसीईआरटी समझ में नहीं आया। कभी नहीं आएगा ऐसे में तो क्लास छोड़ते रहो, एनसीईआरटी कभी समझ में नहीं आएगा बेवकूफ। ऐसे 4 साल 5 साल नीट का तैयारी थोड़ी करता है बच्चा यार। क्लास छोड़ दिए किसी कारण से, क्लास नहीं देख लेंगे अगर टीचर वीडियो डाल दिया है तो, फिर एनसीईआरटी समझ नहीं आ रहा, मत पढ़ो। किसका क्या जाता है, किसका क्या जाता है, नहीं पढ़ो। एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज दिया जा रहा है। आजकल आजकल वीडियो नहीं देख लेंगे, वीडियो डाल दिया टीचर तो भगा के देख लिए। अरे भाई भगा के देख लिए, क्यों भगा के देख लिया भाई? क्लास में उतना देर टीचर क्यों पढ़ा रहा है? भगा के देख लिए। जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है भाग जाओ। सबको बोल रहे हैं मेरे पास आयो पढ़ाई करो, या बदमाशी नहीं चलेगी मेरे पास। मेरे पास केवल पढ़ाई होता है, मेरे पास बहानेबाजी नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बता दे रहे हैं। मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे आएंगे, हम आपको बहुत पसंद करेंगे, हम आपको, आप जीरो भी हम आपको हीरो बना देंगे। लेकिन मेरे पास आके अब पढ़ोगे नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरे पास आके पढ़ाई करना पड़ता है, चाहे कोई भी बच्चा हो, एसपी का बेटा हो, डीएसपी का हो, पीएम सीएम किसी का बेटा आ जाए, जीरो लेवल होगा हीरो बना देंगे उसको हम। बायोलॉजी में, बायोलॉजी की तो गारंटी लेता हूं मैं। नहीं पढ़ते हो गुस्सा आता है, मेहनत करते हैं इसलिए। बेवकूफ सब। कल बोले थे, वीडियो में बोले थे एनसीईआरटी पढ़ के आना, सबको बोले थे, पढ़ के नहीं आया बेवकूफ। कब सुधरेगा पता नहीं। 9th 10th पास कर गया अब। सर हाँ सर ये एनसीईआरटी में पढ़े तो सर उसमें ना 2-3 डाउट था सर। क्या डाउट है बोलो। एक सेंटेंस है सर, दिस एंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल सैचुरेटेड एंश्योर का मतलब हाइड्रोकार्बन। कंफर्म करना, एंश्योर का मतलब कंफर्म करना, मतलब एक तरीके से बोलो कि तय करना, मतलब कि एक तरीके से बोलो फैसिलिटी दिलाना, ये भी बोल सकते हो। अब बोलो लाइन। This ensure that non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. अरे भाई हम बताए थे ना, फैटी एसिड का जो टेल होता है उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता है। ये बात हम आपको बायोमोलिक्यूल में समझाएंगे, अभी नहीं समझाए हैं। तो कुल मिला के समझो ना कि वो टेल जो है, वो टेल, ये दिस का मतलब पता क्या है? दिस के पहले लाइन पढ़ना, उसमें लिखा होगा कि टेल होता है उस बाइपोलर के अंदर की तरफ और हेड होता है बाहर की तरफ, उससे दिस के पहले ये लाइन होगा। ठीक है, तो दिस उस लाइन के बारे में कहा है। फिर बोला है कि ये बात कंफर्म करता है, मतलब इंश्योर करता है कि नॉन पोलर टेल को एक्वस एनवायरनमेंट से बचाने के लिए ऐसा अरेंजमेंट है। ये है लाइन।
यस सर, ये क्वासी वर्ड का मतलब क्या होता है सर? ये यार तो QUAS पहले ही बताए थे, क्वासी का मतलब सेमी सेमी होता है, सेमी सेमी। क्वासी फ्लूइड मतलब सेमी फ्लूइड। और बोलो। और सर एक वर्ड था फेगो एंडोसम सर, उस दिन पढ़ा था एंडोसाइसिस। फेगो एंडोसोम नहीं बताए जी, तुम नोट्स बनाए नहीं रहे हो अच्छे से इसलिए नहीं पता है तुमको। फेगो एंडोसोम नहीं बताए जी। फेगो मतलब सॉलिड, एंडोसोम मतलब जो अंदर आने के बाद सेल मेम्ब्रेन से अंदर में जो घिर गया सॉलिड पार्ट अगर अंदर आया है फेगोसाइटोसिस से, तो वही फेगो एंडोसोम सर कहलाता है। ये समझे थे सर कि हाँ फेगो मतलब सॉलिड होता है सर, साइटो हाँ मतलब सेल होता है। जैसे आप उस दिन बताए थे ना सर, सिस का प्रोसेस होता है, हाँ। उसी तरह सम में थोड़ा सा कंफ्यूजन। ये कहाँ लिखा था फेगो एंडोसोम? नोट्स में लिखा होगा, एनसीईआरटी में तो होगा भी नहीं। यस सर, नोट नहीं लिखे। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं कि अंदर आ जाने के बाद जो बचा वो जो सॉलिड है और सेल मेम्ब्रेन, वो पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेगो एंडोसोम। यस और किसी को कोई डाउट है? यस सर। क्या बोलो। सर एनसीईआरटी में लिखा है डिफ्यूजन वाले में हम्म कि जैसे डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड्स बट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज मोर लाइकली रेदर देन ऑफ सॉलिड्स। ये बात ट्रांसपोर्ट में समझाएंगे, यहाँ समझ में नहीं आएगा। हाँ तो दोनों सॉलिड ही है लिखा हुआ। हाँ ठीक है, यहाँ हम समझ गए लाइन, वो ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छे से समझाएंगे, ट्रांसपोर्ट पढ़ाएंगे सारा बात फिर से पढ़ाएंगे। ठीक। और बोलो। और रेट ऑफ डिफ्यूजन ये सब भी। हाँ ये सब वहाँ है। रेट वेट बात करेंगे, इनहिबिटर की बात करेंगे, इनहिबिटर भी आया होगा। यस सर। हाँ सब बात करेंगे वहां पे। ये लाइन ग्रीन वाला क्या है? अरे वही वाला तो बात हो गया, सेचुरेशन वाला, तुमको तो पढ़ाए हुए भी है ट्रांसपोर्ट। अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, सारा कैरियर प्रोटीन यूज हो जाएगा तो सेचुरेशन हो गया, अब रेट नहीं बढ़ेगा, रेट से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्ट में तो पढ़ाए सर हुए हैं। साइज ऑफ सब्सटेंस वाला डिफ्यूजन वाले में दिक्कत है। रेट से एक लाइन लिखा है द डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि बता ये रहे कहना चाह रहा है सुनो ना, छोड़ दो, ट्रांसपोर्ट में समझ में आएगा। अभी क्या है, बस सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस तुमको समझा दिए और एनसीईआरटी पढ़ने बोल दिए ट्रांसपोर्ट का, ताकि तुम समझो कि और भी चीजें हैं उसमें। रेट से रिलेटेड है वो, सिंपल डिफ्यूजन का रेट किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होता है, ये बात है। नहीं पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट में पढ़ाते हैं सब, बहुत लंबा पढ़ेंगे वहां पे सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये अभी बताने से कोई फायदा नहीं है, बहुत कुछ कहना चाह रहा है। साइज, मॉलिक्यूलर वेट, उसके बाद इनहिबिटर, बहुत चीज है। ठीक है, और बोलो, और कोई डाउट हो तो बोलो। सर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का इसमें जो डेफिनेशन दिया ना वो समझ में नहीं आया। क्या डेफिनेशन है? They do not set up a concentration gradient. A concentration gradient must already be present for molecule to diffuse even if facilitated by the protein. सही This तो बोल रहा process है, is called facilitated. सही तो बोल रहा है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनाता है। ऑलरेडी अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है तभी मॉलिक्यूल हाई टू लो चले जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि ये कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता नहीं है। अगर पूछा जाए कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कौन बनाता है, पता जवाब क्या रहता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब कराता है ना मूवमेंट सब्सटेंस का, तो उसकी वजह से जो एक तरफ जिधर उसमें क्या होता है, लो टू हाई जाता है ना मॉलिक्यूल, लो टू हाई। तो ये लो टू हाई अगर मॉलिक्यूल जा रहा है तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस और बना रहेगा, बरकरार रहेगा। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से मॉलिक्यूल लो टू हाई जा रहा है तो डिफरेंस और बना रहेगा, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल हाई टू लो जा रहा है तो डिफरेंस धीरे धीरे घटने लगेगा। समझ में आया हमारी बात, हम क्या कह रहे हैं? Yes sir. हाँ ये है उस लाइन का मतलब। और बोलो 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 बोलो। मेरा डाउट खत्म हो गया, मेरा डाउट खत्म हो खत्म हो गया? गया। इरहान आया क्या? इरहान आया है? अभी आए तो था यार। हाँ ईरान भैया आए थे। ये तो रहा इरहान, बोल नहीं रहा, आवाज लगता नहीं जा रहा है, आवाज नहीं जा रहा है लगता है। चलो अभिषेक, तुमको आज लास्ट वार्निंग है, सुधर जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे पापा को तुम्हारा सारा हकीकत बता देंगे और फिर तुम बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। तो पढ़ाई करना पड़ेगा या तो छोड़ दोगे पढ़ाई। मेरे पास आ गए हो, पढ़ाई कर लो। अब
अब इधर उधर भटको मत, जितना डिटेल में पढ़ा रहे हैं इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, इसलिए पढ़ाई कर लो, ये सब चीज छोड़ दो। हम बात कर रहे थे कि हमने सेल बायोलॉजी का एक सेक्शन खत्म कर लिया है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हिस्ट्री तो खैर हिस्ट्री है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में हमने कई सारे पॉइंट छोड़े हैं जो किससे रिलेटेड है, प्रोकैरियोट से, खास करके सेल वॉल में। सेल मेम्ब्रेन में तो सारी बातें लगभग आई गई, सेल वॉल से कुछ पॉइंट्स ऐसे रिलेटेड हैं जो प्रोकैरियोट से रिलेटेड है, वो बातें हम प्रोकैरियोट में ही करेंगे। हमने बोला हम प्रोकैरियोट मोनेरा में पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बातें खत्म। अब हम बात कर रहे हैं क्या, अब आप यहाँ बाउंड्री तक पढ़ लिए। तो अगर एक सेल था, मान लिया जाए कि यह एक सेल था आपके सामने, तो आपने क्या किया, अभी तक इसका सेल वॉल पढ़ा, सबसे बाहर सेल वॉल था, सपोज दैट कि दिस वन इज सेल वॉल। सेल वॉल आपने पढ़ा पहला, मान लो कि सेल वॉल था, सेल वॉल पढ़ लिया, सेल वॉल मेम्ब्रेन पढ़ लिया। अब इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर तो भाई चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, तो साइटोप्लाज्म होता है। यानी कि अब आपको बेसिकली पढ़ना तो क्या चाहिए, साइटोप्लाज्म। लेकिन भाई साइटोप्लाज्म में क्या होता है यार, साइटोप्लाज्म में बता दो बच्चों 90% पानी होता है, कुछ आयंस होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं। तो ये हम ये पढ़ने वाले हैं क्या, अरे यार बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ ही लेंगे ना साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, हम वो क्यों पढ़ेंगे यहाँ पे, साइटोप्लाज्म को अलग से हेडिंग डाल के बकवास बात, टाइम पास होगा। साइटोप्लाज्म में क्या क्या कंटेंट होता है तो बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ने ही वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड सब होता भी होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। रही बात कि साइटोप्लाज्म में फिर हम पढ़ेंगे क्या, साइटोप्लाज्म के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, और भी लाइसोसोम, वैक्यूल्स, स्फेरोसोम, बहुत सारे चीज होते हैं। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेली ऐसे हैं जो यूकैरियोट में मिलते हैं, सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनेगा ध्यान से, बाद में मत बोलेगा सर आप छोड़ रहे हैं, कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब पढ़ेंगे, सीक्वेंस मेरा होता है। जितने भी सेल ऑर्गेनेली यूकैरियोट्स में होते हैं और जितने भी सेल ऑर्गेनेली यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में होते हैं, मतलब वो यूकैरियोट में होते ही होते हैं, वही सेल ऑर्गेनेली अभी हम पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनेली हैं जो एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं, उसकी बातें हम प्रोकैरियोट में करेंगे। हम बोले ना प्रोकैरियोट में पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोकैरियोट के बारे में। तो हम आज से स्टार्ट क्या कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म को पढ़ने की चीज नहीं है, वो आपको पता है उसमें 90% पानी होता है, मिनरल्स होता है, कुछ ये सब होता है, क्या क्या होता है बात आपको बायोमोलिक्यूल में बता देंगे, ठीक है। तो अब कुल मिला के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेली। मैं बता दूं बच्चों, सेल ऑर्गेनेली में हम पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियस, मेरा सीक्वेंस सुना चैप्टर का, क्योंकि आगे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। हम पढ़ेंगे पहले न्यूक्लियस, पता है ये न्यूक्लियस केवल यूकैरियोट में होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, तो हम न्यूक्लियस पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर कई सारे सेल ऑर्गेनेल हैं, गोल्गी बॉडी है, मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है, लाइसोसोम है, स्फेरोसोम है, राइबोसोम है, कई सारे सेल ऑर्गेनेल और भी हैं। हम क्या करेंगे न्यूक्लियस पढ़ने के बाद, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ साथ हम क्या सीख लेंगे, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, इसी के अंदर होता है ना क्रोमोसोम, हम यूकैरियोट्स का सेल पढ़ रहे हैं बोले आपको, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर के साथ साथ हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी पढ़ लेंगे। और उसके बाद हम अदर सेल ऑर्गेनेली को अभी स्किप कर देंगे, न्यूक्लियस को लगेगा पढ़ाने में 2 से ढाई लेक्चर, ठीक है। तो अदर हाँ साइटोस्केलेटल भी होता है इसमें, ये मान लो फाइबर वगैरह होते हैं कुछ, आपको बताएंगे साइटोस्केलेटल सेल को सपोर्ट देता है। तो हम क्या करने वाले हैं, न्यूक्लियस पढ़ने के बाद अदर सेल ऑर्गेनेली को स्किप कर देंगे, न्यूक्लियस के बाद हम साइटोस्केलेटन पढ़ लेंगे, और न्यूक्लियस साइटोस्केलेटन पढ़ने के बाद इस चैप्टर को हम कर देंगे होल्ड, और हम घुस जाएंगे सेल डिवीजन में। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, अब सुनिएगा, यहाँ पर मैं बता दूं बच्चों, अगर आप ये सब बात किसी और को बोलोगे कि सर ने ऐसा किया, तो वो आपको भटकाएंगे। पिछली साल में जहां पर पढ़ा रहा था, इस बात को लेकर मुद्दा, जो मुद्दा है नहीं वो मुद्दा बनाया जा रहा है कि रमन सर न्यूक्लियस के बाद सेल डिवीजन पढ़ाते हैं, शायद उनको आगे का सेल ऑर्गेनेली नहीं आता है। अरे तुमको पता भी है B4 बायोलॉजी का बी का मतलब क्या होता है, और वो ऐसा कह रहे हैं कि सेल डिवीजन पढ़ा रहे हैं न्यूक्लियस नहीं आता है। ये राजनीति करने वाले सब लोग हैं, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। बाप माई को बेच दिया लेकिन की शर्म नहीं है उसको, और वो लोग हमें सिखा रहे हैं कि न्यूक्लियस के बाद सेल डिवीजन नहीं पढ़ाना चाहिए, अदर सेलों को नहीं पढ़ाना चाहिए। मैं कहता हूँ हर टीचर को न्यूक्लियस के बाद सेल डिवीजन पढ़ाना चाहिए, और वैसे हर टीचर का अपना अपना स्टाइल है, लेकिन अगर कोई सेल डिवीजन न्यूक्लियस के बाद पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं वो कुछ सोच के पढ़ा रहा है। अब मैं बताता हूँ क्यों। सेल डिवीजन पूरा का पूरा खेल जो है क्रोमोसोम का है, पूरा खेल ही क्रोमोसोम का है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चूंकि अभी हम न्यूक्लियस ताजी पढ़ेंगे, सेल डिवीजन में 2 ही सेल ऑर्गेनेली का काम आता है मेनली, एक तो न्यूक्लियस का, एक साइटोस्केलेटन में, साइटोस्केलेटन का।
उसमें भी वो कौन क्या, वही माइक्रोट्यूब्यूल का। अब बताएंगे साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे। तो मतलब हम न्यूक्लियस और साइटोस्केलेटन पढ़ने के बाद अदर सेल ऑर्गेनेली इसलिए स्किप कर रहे हैं कि ताजी न्यूक्लियस और साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे तो उसका क्या यूज है सेल डिवीजन में, पूरा सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ के खत्म कर लेंगे। तो सेल डिवीजन पढ़ लेंगे, बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ लेंगे, सेल डिवीजन चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब हम लौटेंगे इस चैप्टर पे, और इस चैप्टर में जो बचे हुए सेल ऑर्गेनेली होंगे स्टार्टिंग से उठाएंगे। पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, इसके अलावा आपका ये राइबोसोम, स्फेरोसोम, जो भी बचे होंगे लास्ट में, फिर लास्ट में स्पेशल पॉइंट, तब जाके अपना सेल बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। तो कोई बच्चा ये ना समझे कि हम न्यूक्लियस के बाद साइटोस्केलेटन में घुस गए और साइटोस्केलेटन के बाद सेल डिवीजन में घुस गए तो बाकी छोड़ दिए, छूट गया, नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसीलिए हो सकता है कोई टीचर आपको बोले कि सेल कहाँ तक पढ़े, तो आप बोलोगे यहाँ तक पढ़े, फिर बोलेगा अभी क्या पढ़ रहे हो, सेल डिवीजन, तो बाकी टीचर आपको बोलेगा टीचर मास्टर आपका काट लिया, मास्टर आपको ठग लिया, अदर सेल ऑर्गेनेल नहीं पढ़ाया। अब भाई अब जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है मुझे कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। और जो लोग पढ़े हैं तो पढ़े हैं कि नहीं, एक बार बताओ, सेल डिवीजन के बाद अदर सेल ऑर्गेनेली पढ़ाए तो सेल डिवीजन पहले पढ़ाने का फायदा समझ में आया कि नहीं आया? जो बच्चे पढ़े एटलीस्ट वो तो बोलो। सेल डिवीजन कोई पढ़ा है पिछले साल मेरे से? सेल डिवीजन हम जस्ट न्यूक्लियस के बाद पढ़ाते हैं। उसका कारण है, उसका कारण है कि न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम पढ़ाते हैं वही क्रोमोसोम ही पूरा का पूरा सेल डिवीजन कराता है, पूरा का पूरा सेल डिवीजन में उसका रोल दिखता है। क्या जी अतीक, पढ़े थे पिछले साल तुम? सेल डिवीजन से पहले तक पढ़े तुम थे, घर फिर चले घर गए। चले हाँ, गए ये थे लड़का तो पढ़ा ही नहीं था, घर चला गया था। ये लड़का तो जानता ही नहीं है। तो आप जो भी है नए बच्चे, घबराइएगा मत। मेरा अब सीक्वेंस यहाँ से क्या होगा मैंने क्लियर कर दिया है कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेली। साइटोप्लाज्म पढ़ने की कोई चीज नहीं है, मैंने पहले बोल दिया, वो बायोमोलिक्यूल में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज सेल ऑर्गेनेली, और सेल ऑर्गेनेली में भी हम क्या स्टार्ट करेंगे आज, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, 2.5 से 3 लेक्चर लग जाएगा। फिर हम एक दिन पढ़ लेंगे साइटोस्केलेटल, और उसके बाद हम घुस जाएंगे सेल डिवीजन में। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर है ना पूरा, उस पूरे चैप्टर को फिनिश करके फिर हम इस वापस चैप्टर पे लौटेंगे। फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा, तब हम बायोमोलिक्यूल पे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको भटका भी रहा है, भटकना नहीं है, कहना आप मैंने टीचर चुन लिया तो मैं समझूंगा। आप बोलने वाले कौन होते हो? मैंने टीचर चुना है, सोच समझ के चुना होगा भाई। आप मेरे हिसाब से चलो, मैं आपको मतलब इतना सिखा दूंगा ना, मतलब किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके सामने बायो की कोई वर्ड बोलने की। आपको इतना सिखा दूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो? दूसरे के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो? आपको मैं इतना सिखा दूंगा, मैं बता रहा हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, आपको मैं इतना सिखा दूंगा ना कि अच्छे अच्छे आपके सामने खड़े होने से डरेंगे, आएंगे नहीं। आपकी बुराइयां भले ही कर लेंगे लेकिन आपके सामने नहीं आएंगे, वो टॉपिक को लेके तो नहीं आएंगे। एटलीस्ट इतना सिखा दूंगा, लेकिन बस मेरे अकॉर्डिंग चलो, मेरे सीक्वेंस से चलो। एनसीईआरटी भी पूरा कवर होगा, नॉलेज भी पूरा कवर होगा, नीट भी फोड़ोगे, कोई डाउट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियस। हम स्टार्ट करते हैं सेल। आप चाहो तो पहले हेडिंग डाल सकते हो, सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली, देखिए इसका स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ORGANELE नहीं, ORGANELLE, यही है स्पेलिंग इसका। ऑर्गेनेली कहते हैं इसको, ठीक है। और कई जगह सेल ऑर्गेनेलिस भी कहते हैं, एस मतलब प्लूरल, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेली, उसमें हम पहला स्टार्ट आज क्या कर रहे हैं, हम आपके सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियस, ठीक है। आप बड़ा सा हेडिंग डाल लीजिएगा नोट्स में, न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, एक एक करके सारे पॉइंट। पहले थ्योरेटिकल पॉइंट बात कर लेते हैं, फिर एक डायग्राम समझाएंगे आपको। देखिए ध्यान से, मतलब कंसंट्रेट होकर सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस आ गया, सेल डिवीजन आ गया। अगर न्यूक्लियस जिसको अच्छे से आ गया, सेल डिवीजन पढ़ लिया हो, समझ लो सेल डिवीजन में कुछ भी नहीं है। फिर बस न्यूक्लियस को एकदम ध्यान से समझ लेना। मैं बता रहा हूँ बच्चों, आप अगर न्यूक्लियस पढ़ लेना ढंग से तो आप पूरी बायोलॉजी का 50% पार्ट पढ़ लिए। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। पूरी बायोलॉजी में जो भी हो रहा है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो भी जा रहा है, पूरी आधी बायोलॉजी यही पढ़ते हो आप। सब खेल तो न्यूक्लियस का ही है। आइए पहला पॉइंट बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। कोई तो ऐसा साइंटिस्ट होगा जो सबसे पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया होगा। अरे भाई, आज से बहुत दिन पहले की बात है कि सेल आपने डिस्कवर किया, सेल का, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता किया। फिर उसके बाद कोई तो ऐसा होगा जो उसके अंदर एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का पता किया होगा, जिसको न्यूक्लियस बोला गया। तो पहले वो शख्स जिन्होंने इस न्यूक्लियस को देखा था यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो शख्स थे रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि फर्स्ट
फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। अब यहाँ पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक एक ही साइंटिस्ट हैं क्या? एक नहीं है यार, सब तो बोल रहे हैं। रही बात ईयर की, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, जिसका ईयर मैं बोल रहा हूँ उसका ईयर इंपॉर्टेंट है। एज अर्ली, ऐसा लाइन लिखा है एनसीईआरटी में, एज अर्ली 1831, मतलब 1831 से कुछ समय पहले, लोग 1831 ही बताते हैं। ये लाइन का मतलब है एज अर्ली 1831, या फिर ये बोलिए कि 1831 के स्टार्टिंग के जनवरी के महीने में आसपास, जैसे बोलिए। तो आपको एजटीज लाइन याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन आ सकती है। एक ऑप्शन बना देगा एज अर्ली 1831, एक लाइन बना देगा 1831, आंसर जाएगा एज अर्ली 1831। तो अगर कुछ नहीं लिखा रहे, 4 ईयर दे दे तो 1831। तो 1831 के आसपास जब माइक्रोस्कोप और भी अच्छे अच्छे आ चुके थे, 1831 ही है ना, एक बार चेक कर लो यार एनसीईआरटी में, ईयर में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैं श्योर हूँ 1831 ही होगा, एज अर्ली 1831 न्यूक्लियस Yes, वाज, 1831. देख लेता हूँ मैं एक बार, कंफर्म हो जाएगा। हाँ 1831 है ना, एज अर्ली 1831। तो 1831 ये ईयर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1831 के आसपास जो है रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया था। पहला पॉइंट ये देखिए। चलिए, जो बच्चे नोट्स बनाने में कंफ्यूज होते हैं, सुन लीजिए, आज का नोट्स यहीं से बनाना है। सेल ऑर्गेनेल हेडिंग डालना है, फिर न्यूक्लियस हेडिंग डालना है। अब जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यही लिखना है आपको, नोट्स का पॉइंट नहीं लिखना है, नोट्स का पॉइंट नहीं लिखना है, सारा बात नोट्स का यहाँ आ जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? एज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। दूसरा पॉइंट न्यूक्लियस के बारे में, कि न्यूक्लियस जो होता है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ये, मतलब 2 मेम्ब्रेन से घिरी होती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड, बाउंड का मतलब घिरा हुआ, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ये। चलिए, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि इसमें 2 मेम्ब्रेन होते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रेजेंट इन ऑल, प्रेजेंट इन ऑल मत बोलिए, लाइन गलत हो जाएगा। प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड absent in all prokaryotic cell, all prokaryotic cell। कोई भी ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है जिसमें कि न्यूक्लियस होता हो। अरे प्रोकैरियोटिक का नाम ही, अच्छा न्यूक्लियस को एक वर्ड और जानते हैं, एक वर्ड और होता है न्यूक्लियस के लिए, मैं बता दूं बच्चों, न्यूक्लियस के ब्रैकेट में आप लिख लेना ये बात, कि न्यूक्लियस को एक वर्ड और से जानते हैं। न्यूक्लियस मतलब कैरियो, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस ही होता है, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस ही होता है, ठीक है। कैरियो ग्रीक वर्ड है एक्चुअली, इसका मतलब न्यूक्लियस ही होता है। तो यूकैरियोटिक मैंने बताया था आपको, ट्रू न्यूक्लियस है। हाँ, मैंने यहाँ मोस्ट ऑफ द वर्ड जो यूज किया है, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, ये मोस्ट वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, वो भी मैं आपको बताऊंगा भी सही, और एब्सेंट होता है सारे प्रोकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट वाइज आपको लिखते चलना है। नेक्स्ट पॉइंट, एब्सेंट इन, ये जो बात मैंने बोला है ये बात इंपॉर्टेंट है क्या? नेक्स्ट पॉइंट है एब्सेंट इन फ्यू यूकैरियोटिक सेल। अब आप बोलोगे सर यूकैरियोटिक सेल फिर बोला है क्यों उसको? देखिए, वो जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये मिल रहा है, अब आप इसको यूकैरियोटिक सेल मत बोलो, यहाँ पे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोल दो। एब्सेंट इन फ्यू सेल्स ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे बोल दो। एब्सेंट इन few cells of eukaryotic, few cells of some, कुछ some eukaryotic organism, कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ सेल्स में वो नहीं होता, क्या? न्यूक्लियस। जैसे कि एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी एंड सेकेंड वन इज, ये लाइन भी आपको यहाँ छोड़ना है, अच्छा लाइन नहीं छोड़ना, नीचे लिख लेना डायरेक्ट। एंड देन सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव ट्यूब एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। बच्चों जैसे मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि जाइलम में ट्रैकीड नाम का कोई चीज होता है, ऐसे फ्लोएम में सीव ट्यूब होता है, आपको पढ़ाऊंगा एनाटॉमी तो बता दूंगा।
अभी बात याद रखो कि सीव ट्यूब फ्लोएम का पार्ट होता है, एक सेल होता है, सीव ट्यूब एक सेल होता है, ट्यूबुलर सेल होता है, कई सारे सेल मिलकर ट्यूब बना देते हैं, ठीक है। तो सीव सेल कहते हैं उसको, सीव ट्यूब सेल भी कह देते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर और मैच्योर मैमेलियन आरबीसी के अंदर नहीं होता है न्यूक्लियस। रही बात क्यों नहीं होता है, मैच्योर आरबीसी के अंदर नहीं होता है, लेकिन जब आरबीसी बनता है, बच्चों में बता दूं, आरबीसी बोन मेरो में बनता है, आपको आगे हम बताएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। जब आरबीसी बनता है बोन मेरो में, तब आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है। लेकिन जैसे जैसे आरबीसी का मैच्योरेशन होता है, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, इसी का नाम इरेथ्रोसाइट भी है, इसी का नाम इरेथ्रोसाइट भी है। क्यों है ह्यूमन फिजियोलॉजी में बताऊंगा, इसी का नाम इरेथ्रोसाइट भी है। तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी मतलब आरबीसी जब बनता है तब उसके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो मैच्योर हो रहा होता है तो आरबीसी के पास से न्यूक्लियस को हटा दिया जाता है। सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली को हटा दिया जाता है। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि आरबीसी का काम है O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट करना, इसीलिए उसमें ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन देना है, इसीलिए सारे सेल ऑर्गेनेली को हटा दिया जाता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सब सारे हट रहे हैं तो न्यूक्लियस भी हट जाते हैं। तो इसीलिए मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि सीव ट्यूब वाले एलिमेंट में भी नहीं होता है। बाकी जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के जितने भी सेल हैं सब में होता है। इसका एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन है। मैंने कहा मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, यहाँ मैंने मैमल्स लिखा है। मैमल्स का मतलब क्या होता है, जो सबसे एडवांस्ड एनिमल है फाइलम कॉर्डेटा के क्लास मैमेलिया, उसके में जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी है, जैसे उसमें हम सब आते हैं, आप भी आते हैं, कुत्ता भी आता है, बिल्ली भी आता है, सब आता है। लेकिन कैमल इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है, ये तो खुद ही एक एक्सेप्शन है। फिर इस बात का भी एक्सेप्शन, कैमल हैव न्यूक्लियस इन मैच्योर आरबीसी। कैमल, ऊंट भी क्या है, एक मैमल है, लेकिन उसके मैच्योर आरबीसी में मतलब कि न्यूक्लियस होता है। तो ये पॉइंट भी आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन उसमें भी कैमल के पास तो होता है। उसके मैच्योर आरबीसी में मैमल है वो, लेकिन उसके मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। सीव ट्यूब क्या होता है, मैंने पहले लिख ही दिया, फ्लोएम का पार्ट होता है, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यहाँ से एक सवाल आता है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि यदि मैच्योर मैमेलियन आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता और सीव ट्यूब के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता और ये यूकैरियोटिक सेल है, तो क्या इसको लिविंग सेल माना जाएगा? क्या इसको लिविंग सेल माना जाएगा? तो इस सवाल के साथ इस मीटिंग से हम आपसे विदा लेते हैं, 4 मिनट बचा है। इसी सवाल के साथ हम नया मीटिंग स्टार्ट करते हैं। यहां तक जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना लीजिए जल्दी से। 1 2 3 क्लिक। नेक्स्ट 1 2 3 क्लिक। ले लिए स्क्रीनशॉट? अब हम मिलते हैं। पहला वाला स्लाइड। अरे यार, तो 1 2 3 बोल तो देते हैं। 1 2 3 क्लिक। 1 2 3 क्लिक। अब यहां तक आप पढ़ लीजिए, नोट्स में भी कुछ मत पढ़िएगा। नए मीटिंग में हम उस सवाल से स्टार्ट करेंगे, आप लोग भी जवाब सोचिए। आरबीसी के पास, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, सीव ट्यूब के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है, तो क्या वो लिविंग माना जाएगा? यस और नो, इसका जवाब सोचिएगा रीजन के साथ। मिलते हैं नए मीटिंग में।